Students, today we'll start the next topic, that is osmotic pressure, and this is the last colligative property. The symbol of osmotic pressure is pi. Before we start the topic, we have to understand what is the meaning of osmosis. देखिए बेटा, इसको समझने के लिए we have to see a diagram. Suppose this is a container and this is divided into two parts with the help of semi permeable membrane. In the short, semi permeable membrane को हम लिखते हैं SPM से, और इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताऊंगा क्या होते हैं. I write semi permeable membrane. बेटा ये वो मेम्ब्रेन है जिसमें से सिर्फ only solvent molecules are allowed to pass. Solvent molecules are allowed to pass. What does it mean? It simply means कि आपका जो सॉल्यूट है वो इसमें से पास नहीं होगा. सिर्फ सॉल्वेंट, जिसको हम कैपिटल ए से इंडिकेट करते हैं, वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू इधर से इधर और इधर से इधर मूव कर सकता है. अब ये जो मेम्ब्रेन है, दिस इज बेसिकली, हमें दो सोर्सेज हैं. अगर हमें नेचर से मिली तो हम इसे क्या कहेंगे, नेचुरल, और अगर हमने मैनमेड बनाई देन वी विल से सिंथेटिक. नेचुरल में बेटा जितनी भी आपकी एनिमल मेम्ब्रेन्स हैं, प्लांट मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है ना, जैसे हमारी ह्यूमन स्किन, दिस इज आल्सो अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बट मोस्टली जो हम यूज करते हैं दैट वी विल यूज पिग ब्लैडर, BLADDER. नहीं चलिए, अब बात करते हैं सिंथेटिक की. सिंथेटिक में वी आर हैविंग, यू कैन से सेलोफेन बैग्स, parchment membrane we will use, and also the silicates of iron. तो ये थोड़े एग्जांपल हम स्टडी करें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो बेसिकली हमें दो तरीके से मिलती है. आइदर वी विल ऑब्टेन इट फ्रॉम नेचर, या हमें कहां से मिलती है, सॉरी, खुद हम इसको मैनमेड बनाते हैं, दैट इज सिंथेटिक. तो देखिए क्या किया मैंने, कंटेनर को दो पार्ट में डिवाइड किया विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. राइट साइड में सिर्फ मैंने सॉल्वेंट यूज किया बेटा. सॉल्वेंट मींस मैं इसको चलिए ऐसे लिखूंगा, आई विल राइट कैपिटल ए, और यहाँ पर मैंने सॉल्वेंट के साथ एक सॉल्यूट मिक्स किया, तो ये क्या बन के रेडी हो गया, मेरा सॉल्यूशन ऐसे. अब इस चीज पे आपको ध्यान देना है कि इस साइड हमारे पास 100% सॉल्वेंट है, और यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो बेटा मेरा हो गया लेस देन 100%. सॉल्वेंट इज लेस देन 100%. किस वजह से, सॉल्यूट की वजह से. अगर आपका सॉल्यूट मान के चलो 3% भी हुआ, सॉल्यूट कितना 3%, तो सॉल्वेंट कितना हो गया बेटा आपका 97%. तो क्या होगा, इस सॉल्यूट की वजह से सॉल्वेंट का अमाउंट वेरी करेगा, ठीक है. अब इस अमाउंट वेरी करने की वजह से व्हाट हैपेंस नाउ, जो सॉल्वेंट है वो हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव करेगा. कौन मूव करेगा, सॉल्वेंट. दिस सॉल्वेंट मूव्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और प्रॉपर क्या कह सकते हैं, द सॉल्वेंट विल मूव फ्रॉम solvent to solution. Understand what is osmosis? It is a movement of solvent from solvent to solution through semi permeable membrane. In short हम इसको क्या कहेंगे, osmosis. ठीक है. अब क्या होगा, देखो जैसे जैसे ये प्रोसेस चलेगा ऑस्मोसिस का, यहाँ पर सॉल्वेंट इकट्ठा होना शुरू होगा, धीरे धीरे सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ेगा, तो सॉल्वेंट एक प्रेशर क्रिएट करेगा. सॉल्वेंट क्या, अब इसको हम पूरा सॉल्यूशन ही मान के चलते हैं. सॉल्वेंट यहाँ पर आया, सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ा, क्योंकि सॉल्यूट भी है तो धीरे धीरे सॉल्यूशन की वॉल्यूम इंक्रीज होगी, उसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होगा. दैट प्रेशर इज सेड टू बी द ऑस्मोटिक प्रेशर. कैसे क्रिएट होगा, जैसे यहाँ पर आया ये प्रेशर ऐसे इस तरह से ऑन द वॉल्स क्रिएट होगा. दिस क्रिएटेड प्रेशर इज सेड टू बी द ऑस्मोटिक प्रेशर. तो शॉर्ट में क्या लिखेंगे बेटा उसको, ऑस्मोटिक प्रेशर को, इट इज द प्रेशर ड्यू टू ऑस्मोसिस. दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. चलिए अब इसका मैथमेटिकल पार्ट डील करते हैं, बाकी रब कर देते हैं, कोई जरूरत नहीं उसकी हमें. नाउ मैथमेटिकल पार्ट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. एक्सपेरिमेंटली it was found out that osmotic pressure is directly proportional to concentration and temperature.
मैथमेटिकल रीडिंग्स ली गई कि अगर कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया तो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ। तो कंक्लूजन क्या निकला कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। इसका एक बार रीजन भी देख लीजिए, मैं आपको रीजन भी बताऊंगा क्या रीजन है इस चीज का। हमने अभी स्टडी किया था कि जो ऑस्मोसिस है ये सॉल्वेंट का मूवमेंट है सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है, यही डायग्राम था हमारा। अब अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर देता हूं तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है बेटा इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली मूवमेंट भी ज्यादा होगा, मूवमेंट ज्यादा होगा तो जो डेवलप्ड प्रेशर है पाइप वो भी ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ज्यादा करेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या होता है। कंसंट्रेशन का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है, कंसंट्रेशन इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर किसका अमाउंट, सॉल्यूट का। अब आप देखो ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, एक यहां से यहां क्यों गया, क्योंकि ये सॉल्यूट प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, सॉल्यूट, सॉल्यूट की वजह से सॉल्वेंट का अमाउंट कम हो गया, गॉट इट। और इस सॉल्यूट के अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। तो अगर मैं कंसंट्रेशन को बढ़ाऊंगा तो सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ेगा, सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ने से इन दोनों साइड सॉल्वेंट के अमाउंट में डिफरेंस क्रिएट होगा, और जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा आपका ऑस्मोसिस होगा, और जितना ज्यादा ऑस्मोसिस होगा उतना ही ज्यादा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा, अंडरस्टैंड। सो दिस वे वी हैव एक्सप्लेन्ड कि कंसंट्रेशन और टेम्परेचर बढ़ाने से ऑस्मोसिस बढ़ता है, और ऑस्मोसिस अगर बढ़ेगा तो बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। चलिए अब इसको कंटिन्यू करते हैं। अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएं देन आई गेट अ कांस्टेंट RCT। नंबर 2 इसको रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं CRT। तो दिस इज आल्सो यू कैन मेक इक्वेशन नंबर 2। R क्या है बेटा, R इज योर यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये बेटा हमने 11th क्लास में भी किया था, वही सेम कांस्टेंट है जो आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में किया था, जिसको वहां पर हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते थे। यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल कांस्टेंट, बोथ आर द सेम थिंग्स। इसमें लर्न करने के 3 चीजें हैं जो आपको लर्न करनी है। अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर को एटमॉस्फेयर में निकालना चाहते हो, या आप ऑस्मोटिक प्रेशर को बार में कैलकुलेट करना चाहते हो, या आप ऑस्मोटिक प्रेशर को पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में करना चाहते हो कैलकुलेट, दैट इज एसआई यूनिट्स, तो आपको ये 3 वैल्यूज लर्न करनी होगी। देखते हैं कौन सी वैल्यूज होती है। फर्स्ट एटमॉस्फेयर में जाएगी 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। सेकंड बेटा बार में 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल, और यहाँ एसआई यूनिट में 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना, आपकी आर की 3 वैल्यूज है। नंबर 1 0.0821 in case we are dealing in atmosphere, 0.083 in case we are dealing in bar, and 8.314 अगर हम एसआई सिस्टम में काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नाउ कम बैक टू आवर डेरिवेशन अगेन। बेटा कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था चैप्टर के स्टार्टिंग में, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सारी कंसंट्रेशन की टर्म्स हैं। बट अगर सिर्फ मैं बोलता हूँ कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोलैरिटी। कंसंट्रेशन मीन्स मोलैरिटी, ये चीज ध्यान रखनी है। बट अगर मैं यूनिट स्पेसिफाई कर देता हूँ कि मैं कहता हूँ कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर, तो वो कंसंट्रेशन क्या होगी, स्ट्रेंथ। या मैं कहता हूँ कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन परसेंटेज, तो वो क्या होगी, परसेंटेज आपकी। बट अगर मैं कंसंट्रेशन के साथ यूनिट स्पेसिफाई नहीं करता हूँ देन ऑब्वियसली वो आपको क्या मान के चलनी है, मोलैरिटी। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन की जगह मोलैरिटी का फॉर्मूला पुट करते हैं। मोलैरिटी क्या होती है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन RT, हम इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे। अब ये जो नंबर ऑफ मोल्स है इसके फॉर्मूले में पता है, पहले कर चुके हैं। फर्स्ट इज WB अपॉन MB, सेकेंड बेटा मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, थर्ड बेटा आयंस अपॉन टोटल आयंस। अब इन तीनों फॉर्मूलेस को अगर हम यहाँ पर पुट करें तो हमें अपने ऑस्मोटिक प्रेशर के रिगार्डिंग 3 इक्वेशंस और मिलेंगी। तो इसमें देखिए फर्स्ट पाई इज इक्वल टू NB की जगह बेटा मैं ये पुट करूंगा, तो WB अपॉन
MbRT/V, इक्वेशन नंबर 4। अगर मैं बेटा नंबर ऑफ मोल्स की जगह मॉलिक्यूल्स पुट करता हूं, देन आई विल गेट मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर multiplied by RT/V. This will become your equation number 5। और लास्ट में in place of number of moles हम पुट करते हैं, that is ions upon total ions into RT/V. This will becomes our equation number 6। तो as far as mathematical treatment is concerned, we are having these 6 equations, okay। चलिए, now after that in the last we have to prove that osmotic pressure is a colligative property। इसके लिए क्या करना होगा, हमें एक ऐसी इक्वेशन ढूंढनी होगी जिसमें आपका ऑस्मोटिक प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मोल्स। तो आई थिंक क्लियरली इक्वेशन नंबर सी से नजर आ रहा है। तो ये हम डायरेक्टली किससे प्रूव कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। ध्यान से देखिए इक्वेशन नंबर 3, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। चलिए लास्टली सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस। बेटा हम स्टार्टिंग से हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में डिस्कस करते आ रहे हैं कि द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज कि हम अपने सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब इसके लिए Mb आपको किस इक्वेशन में नजर आ रहा है, देखिए इक्वेशन नंबर 4 आ गया। सो दिस वी विल कैलकुलेट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। यहाँ से Mb क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट है, Wb इंटू आर इंटू टी अपॉन पाई इंटू वी। क्लियर हो गया अच्छी तरह से। चलिए अब इसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि अगर हमें इफ वी हैव टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, क्या कैलकुलेट करना है, मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स आर बिग मॉलिक्यूल जस्ट लाइक यू कैन से आर प्रोटीन्स और पॉलीमर्स। तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन, और यू कैन से बेस्ट मेथड क्या है बेटा हमारे पास, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसा किस लिए, इसके रिगार्डिंग आपको मैं 3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करता हूं यहाँ पे। पॉइंट नंबर 1, ये जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है ये प्रोसेस हम रूम टेम्परेचर पे कर सकते हैं, जो सबसे बड़ी एप्लीकेशन है। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के लिए बॉयल करना पड़ेगा, डिप्रेशन में फ्रीजिंग करनी पड़ेगी, इसमें कुछ नहीं करना। दिस कैन बी सिंपली अचीव्ड एट रूम टेम्परेचर। पॉइंट नंबर 2, जो ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यूज है बेटा, दीज वैल्यूज कम्स आउट टू बी मोर, ये वैल्यू काफी ज्यादा निकल के आती हैं एज कंपेयर टू डेल्टा टीबी वैल्यूज, डेल्टा टीएफ वैल्यूज, और यू कैन से दैट इज आरएलवीपी वैल्यूज। नो डाउट हम इनसे भी निकाल सकते हैं, बट इनसे जो वैल्यू आएगी वो थोड़ी सी क्या आएगी, लेस वैल्यू आएगी, और इससे हमारे पास एक काफी अच्छा डाटा इकट्ठा हो जाता है, बिग वैल्यू आई विल गेट। एंड पॉइंट नंबर 3, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, यहाँ पर हम ये कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या है, मोलैरिटी। तो इस प्रॉपर्टी में हम मोलैरिटी को यूज करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मोलैरिटी इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ मोलैरिटी, अंडरस्टैंड नाउ। चलिए तो ये मैंने थोड़ा आपको बताया रिगार्डिंग कि मैक्रोमोलिक्यूल्स का अगर मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है, पाई। तीनों रीजन मैंने आपसे डिस्कस किए। अब अगली चीज आपको मैंने बताया था कि जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, दीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनकी वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशंस क्या थी कि हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। अंडरस्टैंड दिस थिंग इज क्लियर। चलिए अब एक चीज और हमें स्टडी करनी है, व्हाट आर द स्पेशल केसेस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहली चीज, सपोज बेटा मेरे पास एक सॉल्यूशन X का है और एक सॉल्यूशन Y का है, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ X इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ Y। तो जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा दैट इज सेड टू बी द हाइपरटोनिक, और जिसका कम होगा दैट विल बी हाइपोटोनिक। तो ये आपको ध्यान रखना, वर्ड जब नहीं हुआ हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। चलिए पॉइंट नंबर 2 ना, अब इन्हीं दो सॉल्यूशंस को लेके चलो, सॉल्यूशन X एंड सॉल्यूशन Y। अगर इनका वेपर प्रेशर X बिकम इक्वल्स टू वेपर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ Y, then these solutions are
said to be isotonic. It is a very important in the numerical point of view. If the examiner says solution are isotonic, तो दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करना है, इक्वल रखना है. ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं. पॉइंट नंबर थर्ड, अगर आपके सोल्यूशन के अंदर दो सॉल्यूट आ गए, ठीक है ना, सॉल्यूशन के अंदर दो सॉल्यूट जस्ट लाइक आई विल से यूरिया आ गया बेटा और ग्लूकोज, देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज कैलकुलेटेड बाय दिस वे. फर्स्ट यू विल कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू यूरिया सॉल्यूशन, है तो सॉल्यूशन, देन ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू ग्लूकोज. और इस पूरी कैलकुलेशन में ध्यान रखिएगा जो भी चीज कॉमन आएगी वो कॉमन लेनी है. सपोज आर दोनों में कॉमन आएगा तो आर को आप कॉमन निकाल सकते हो. टेम्परेचर सेम रहेगा तो टेम्परेचर को कॉमन निकाल सकते हो. वॉल्यूम सेम रहेगी तो वॉल्यूम को. तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में बता दूं, हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, इससे अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया RT अपॉन V प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज RT अपॉन V. ये डाटा किसके लिए, यूरिया के लिए, और ये डाटा ग्लूकोज के लिए. इसमें तो सेम जाएगा, RT बाई V आपका सेम जाएगा. ठीक है, और अगर वॉल्यूम को थोड़ा इसके साथ करना हो तो यहाँ भी कर सकते हो. नंबर ऑफ मोल्स किसके हो गए बेटा, ये अब यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स किसके हो गए बेटा, ये ग्लूकोज, दिस वे. ओके, तो ये हमने जो कॉमन निकाला है वो थोड़ा आपको भी ध्यान रखना है, कॉमन उसमें कैलकुलेशंस करनी है. पॉइंट नंबर 4, ऑस्मोटिक प्रेशर इन केस ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशंस. आपने ना सॉल्यूशंस ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, इनको मिक्स कर दिया आपस में. देन ऑस्मोटिक प्रेशर कम्स आउट टू बी π1 V1 π2 V2 इन द सेम वे ऐड होता रहेगा अपॉन V1 प्लस V2 सेम वे इट विल बी कंटिन्यू. तो ये मैंने बताया आपको रिगार्डिंग ऑस्मोटिक प्रेशर की स्पेशल केसेस के रिगार्डिंग. अब बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट एक छोटा सा डिस्कशन हम करेंगे कि कंडीशन ऑफ सॉल्यूट सो दैट सॉल्यूट के साथ आप सॉल्यूशन भी मान सकते हो, एक ही बात है, क्योंकि सॉल्यूट इंडिपेंडेंट तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, वो सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करेगा. तो कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन सो दैट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इज कैलकुलेटेड यूजिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. इसका मीनिंग क्या है बेटा, कि अगर हमें किसी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालना है जो कि एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो क्या कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कि हम उसका मोलर मास निकाल सकें. अब तक मैंने आपको नहीं बताया था क्योंकि अब तक आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंप्लीट नहीं हुई थी. अब क्योंकि कंप्लीट हो चुकी है तो हम इसको क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे. तो इसका पहला जो रीजन है दैट योर सॉल्यूट इट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल. इसको बड़ा ध्यान देना. आप अपने डेफिनेशंस पे जाओ. रिलेटिव लोडिंग कब स्टार्ट होती है, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड. ठीक है ना, तो मैक्सिमम जो आपकी प्रॉपर्टीज है वो किसकी वजह से है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से. पॉइंट नंबर 2, जो सॉल्यूशन है दैट मस्ट बी डाइल्यूट. डाइल्यूट होना चाहिए मींस यू कैन से अप टू 5%. ठीक है, ये भी हमने ध्यान रखा है. इससे ज्यादा कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस पे हमने काम नहीं किया है. पॉइंट नंबर 3, जो आपका सॉल्यूट है ये बेटा दो काम बिल्कुल ना करे. नाइदर इट्स डिसोसिएट्स नॉर इट एसोसिएट्स. एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल अगर आप NaCl को सॉल्यूट लेके चलते हो जो कि हमने अब तक यूज नहीं किया, तो NaCl किस में कन्वर्ट होगा, इट डिसोसिएट टू गिव Na+Cl नेगेटिव आयंस. पॉइंट आया समझ में. तो आपका सॉल्यूट ऐसा काम भी ना करे कि वो डिसोसिएट हो जाए. अब तक हमने जितने सॉल्यूट यूज करे हैं, जैसे हमने ग्लूकोज यूज किया बेटा C6H12O6, सॉल्यूशन के अंदर ये ग्लूकोज एज इट इज फॉर्म में हमें मिला, कोई चेंज नहीं हुआ, डिसोसिएट नहीं हुआ. ठीक है, एसोसिएट का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स का इकट्ठा हो जाना. तो आप लोगों ने एसिडिक एसिड के बारे में सुन रखा होगा, ट्वाइस CH3COOH. सॉल्यूशन के अंदर दो एसिडिक एसिड के मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो जाते हैं CH3COOH और वो क्या बनाते हैं, डाइमर. ठीक है, तो ऐसा भी टेक्निकली नहीं होना चाहिए. ऐसा होने का मतलब क्या है, आपके सॉल्यूट की नेचर ही चेंज होगी, तो वो सॉल्यूट नॉर्मल सॉल्यूट नहीं रहा. ठीक है ना, हम उसको डिसोसिएटिंग या एसोसिएटिंग सॉल्यूट के नाम से बोलते हैं. तो आपका सॉल्यूट ना तो डिसोसिएटिंग होना चाहिए ना एसोसिएट, वो एक नॉर्मल सॉल्यूट होना चाहिए जिसकी सॉल्यूशन के अंदर किसी भी तरह की स्टेट में चेंज ना आए. अंडरस्टैंड. चलिए,
सो ये थोड़ा सा हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सारा कंप्लीट, ठीक है ना। अब क्योंकि हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी कर रहे हैं बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इसमें हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं बेसिकली। नंबर वन पार्ट, और ये भी कह सकते हो कि ऑस्मोसिस के भी दो पार्ट्स हैं, यू कैन आल्सो राइट इट एज टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। पहला तो एंड ऑस्मोसिस, सेकंड बेटा एक्स ऑस्मोसिस। मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं वैसे क्या मतलब होता है। आपको पता है प्लांट बॉडीज और एनिमल बॉडीज में प्लांट सेल और एनिमल सेल होते हैं। अगर किसी रीजन की वजह से आपने सॉल्वेंट को सेल के अंदर एंटर करा दिया, ठीक है, एंड ऑस्मोसिस। और अगर रिवर्स हो गया, कंडीशन ऐसी आ गई कि सॉल्वेंट जो है वो सेल से बाहर आ गया, देन दिस इज सेड टू बी द एक्स ऑस्मोसिस। नॉर्मली यही दो काम होंगे। चलिए बिफोर आई स्टार्ट द एप्लीकेशन में आपको बता दूं कि प्लांट्स के अंदर, in plants around the cell there occurs cell wall, and in animals around the cell there occurs cell membrane। दोनों में क्या डिफरेंस है? जो सेल वॉल होती है इट इज हाईली फ्लेक्सिबल एंड इट इज नॉट, दिस यू कैन से highly flexible, this is not highly flexible। तो क्या रीजन होगा? फ्लेक्सिबल का मतलब है अगर इसमें पानी एंटर हुआ तो इसका साइज बढ़ सकता है, बर्स्ट नहीं होगा। बट अगर आप किसी एनिमल सेल के पानी एंटर कराओगे तो ये ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं हो सकती, थोड़ा बहुत तो स्वेल करेगा बट उसके बाद ये क्या कर जाएगा, बर्स्ट, क्योंकि एनिमल सेल के अराउंड जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल नहीं है। इस चीज का बड़ा ध्यान रखना जब हम एप्लीकेशन को करेंगे। तो मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ पे वन बाय वन हम एप्लीकेशन को डील करते हैं। बेटा मैं आपको जनरली 2-3 एप्लीकेशंस बताऊंगा क्योंकि वैसे बहुत है, बट सबका रीजन मैंने आपको समझा दिया, आइदर एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस, इसके अलावा कोई भी काम नहीं होगा। अंडरस्टैंड? देखिए पहली चीज हम इसमें स्टडी करते हैं, अगर आप किसी ग्रेप्स और एग्स, ठीक है ना, इनको अगर आप फ्रेश वाटर में रखोगे, फ्रेश वाटर मीन्स प्योर वाटर, तो क्या होगा, द ग्रेप्स विल स्वेल। तो क्यों होंगे? जैसे में सपोज ये आपका ग्रेप है और ये अराउंड आपका वाटर हो गया, तो वाटर का मतलब प्योर सॉल्वेंट हो गया, और ग्रेप के अंदर जो है दैट इज सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। अब सॉल्वेंट यहां से यहां मूवमेंट शुरू करेगा, द मूवमेंट इज सेड टू बी एंडोस्मोसिस, या कॉमन टर्म क्या यूज करोगे आप, ऑस्मोसिस, ठीक है, और इसका साइज क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर? तो रीजन वही है, व्हाट इज ऑस्मोसिस। सेकंड देखिए आप, ड्राइड वेजिटेबल्स becomes fresh when pure water is sprayed। रीजन सेम आएगा, जो सूखी सब्जियां होती है कई बार आपने देखा होगा मार्केट में, उनके ऊपर पानी का स्प्रे करते तो वो फ्रेशनेस नजर आती है। वो फ्रेशनेस किस वजह से होती है? फिर से वही कंसेप्ट है, ये मान के चले कोई ड्राई वेजिटेबल है जिसके अंदर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट है, जब हम इसको पानी में डाल देंगे या इसके ऊपर पानी का स्प्रे करेंगे, एक ही बात है, तो ये आपका वाटर हो गया। अब ये सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ एंटर करेगा, प्रोसेस इज ऑस्मोसिस, ड्यू टू विच इसका थोड़ा सा साइज हल्का सा इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होने की वजह से जो ड्राइनेस की वजह से सिकुड़न थी, श्रिंकेज सी हल्की सी ठीक हो जाएगी, एंड इट लुक्स फ्रेश। तो रीजन इज सेम, ऑस्मोसिस। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन क्या है हमारी। नेक्स्ट एप्लीकेशन है आरबीसी बर्स्ट इन प्योर वाटर। ये आरबीसी रेड ब्लड सेल, अगर आप इसको, इसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों हो जाएंगे। आरबीसी में सॉल्यूट क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स, समझ में आ गया ना, रेड ब्लड सेल का मतलब आरबीसी, और बाकी जो प्लाज्मा जिसमें मूव कर रहा है वो सॉल्वेंट है, ठीक है, और उसमें भी वाटर काफी अमाउंट में होता है। तो बाहर आपने किस में रखा, इसको प्योर वाटर में रखा, ए मीन्स
प्योर वाटर। अब ड्यू टू ऑस्मोसिस ये वाटर आरबीसी के अंदर एंटर करेगा, और आरबीसी के अराउंड क्या प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल बहुत कम होती है, तो थोड़ा बहुत तो अपना साइज इंक्रीज करेगा, ज्यादा नहीं कर पाएगा, ड्यू टू विच इट बस्ट। अंडरस्टैंड नाउ, ठीक है। प्लांट्स में फ्लेक्सिबल होती है तो स्वेल कर जाते हैं, आरबीसी स्वेल नहीं करेगा, ये अल्टीमेटली बस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए एंडोस्मोसिस में और देखते हैं। अगर आप किसी सी वाटर फिश को, ध्यान कीजिए, सी वाटर फिश जिसको मरीन फिश भी बोलते हैं, उसको अगर आप फ्रेश वाटर में डाल देंगे तो इट विल लीड टू इट्स डेथ, उसकी डेथ हो जाती है। क्या रीजन है, सपोज ये आपकी सी वाटर फिश है, सी वाटर फिश का मतलब उसके बॉडी के अंदर भी क्या होगा, बॉडी के सेल्स, इसको मैं टेक्निकली क्या कहूँ, इसको मैं बोलता हूँ इट इज अ सेल ऑफ सी वाटर फिश। वो ज्यादा आपको समझ में आएगा, क्योंकि जो बॉडी है वो अल्टीमेटली सेल्स की बनी हुई है। तो इसके सेल्स के अंदर भी दो चीजें, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब आपने इसको फ्रेश वाटर में छोड़ दिया, किसमें छोड़ दिया, फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर मींस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इसमें एंटर करेगा, ड्यू टू विच ये सेल जो है, अब फिश है, फिश के अराउंड तो सेल मेम्ब्रेन होगी ना, फ्लेक्सिबल नहीं होती, तो जैसे ही पानी अंदर एंटर करेगा थोड़ा बहुत तो ये कर लेगी एडजस्ट, बट ज्यादा एडजस्ट नहीं कर पाएगी, ड्यू टू विच जो सेल है वो बस्ट हो जाएंगे, एंड दैट लीड टू द डेथ ऑफ योर सी वाटर फिश। तो अगेन द प्रोसेस इज ऑस्मोसिस। चलिए और देखते हैं इसमें, आपने सुना होगा एक कंडीशन के बारे में, एडिमा। एडिमा में क्या होता है कि बॉडी का जो एक पर्टिकुलर पार्ट है, पार्ट ऑफ बॉडी, इट सफर फ्रॉम वाटर रिटेंशन, एंड ड्यू टू वाटर रिटेंशन उसकी जो बॉडी का पार्ट है दैट बिकम्स फ्लफी। जैसे ब्रेड होता है ना, वैसे फ्लफीनेस आ जाती है। अच्छा, वाटर रिटेंशन का मतलब क्या है कि पानी भर जाना सेल के अंदर। वो पानी क्यों भरता है, देखिए, ये नॉर्मली उनमें होता है एडिमा विच टेक्स सॉल्टी फूड। हमें बड़ा शौक होता है कि बाहर जाओ, चाट पापड़ी खाओ, नमक तेज कर दो भैया, तो अगर आप सॉल्टी फूड खा के चलोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप में क्या हो, एडिमा। रीज़न, सॉल्टी फूड से जो आपके बॉडी के सेल हैं उनके अंदर भी सॉल्ट एंटर करेगा बहुत ज़्यादा अमाउंट में। यहाँ बी का मतलब क्या है, सॉल्ट, सॉल्वेंट प्रेजेंट है। अब अराउंड जो हमारा ये बॉडी का सेल है, अराउंड सॉल्वेंट प्रेजेंट है, तो अब ये जो सॉल्ट है, ये सॉल्वेंट, ये आपके सेल में एंटर करेगा, ड्यू टू विच आपका सेल जो है, अब एनिमल सेल है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता, तो साइज तो ज़्यादा बढ़ नहीं पाएगा, थोड़ा बहुत जरूर बढ़ेगा, बट क्योंकि चारों तरफ सेल्स हो गए, ठीक है ना, तो धीरे धीरे सबका साइज बढ़ेगा ऑस्मोसिस की वजह से, ठीक है। अब वो जो इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल है वो किसमें कन्वर्ट होगा, इंक्रीज इन साइज ऑफ टिश्यूज, इंक्रीज इन साइज ऑफ टिश्यूज। तो पूरा का पूरा बॉडी टिश्यू क्या हो जाएगा, उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, और क्योंकि पानी बहुत ज्यादा हो गया सेल्स के अंदर तो वो फ्लफीनेस वहां पे हमें मिलेगी। तो बेसिक रीजन ऑफ फ्लफीनेस इज कि जो आप सॉल्टी फूड खाते हो उसकी वजह से वाटर आपके बॉडी सेल या टिश्यू में एंटर करेगा, एंड दैट टिश्यू बिकम्स फ्लफी, ठीक है। अब इसके बाद इसमें हम लास्ट तो नहीं करेंगे क्या, और देखते हैं इसमें, जिन पेशेंट्स को हाई बीपी होता है, हाई ब्लड प्रेशर, डॉक्टर से उनको एक एडवाइस दी जाती है, दैट इज अ फ्री एडवाइस, मानते नहीं वो एक अलग इशू है, कि यू विल टेक लेस सॉल्टी फूड, भाई नमक कम कर दो। उसका क्या रीजन है, देखिए फिर से भाई, ओके, दिस इज आवर बॉडी, वी कैन से फ्लूइड, नॉर्मल बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं हम, बॉडी फ्लूइड, ओके। अब ये उसके सेल्स वगैरह या बॉडी फ्लूइड में ऑटोमेटिकली सेल ही होते हैं सारे, तो इसमें क्या होगा, बॉडी फ्लूइड के अंदर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन पहले से बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। अब आप अगर सॉल्टी फूड लोगे तो उसकी वजह से आप क्या ऐड कर रहे हो, सॉल्टी फूड की वजह से हम सॉल्ट खाते हैं, यानी हम अपने बॉडी फ्लूइड में डायरेक्टली सोडियम क्लोराइड ऐड कर रहे हैं, ड्यू टू विच इस बॉडी फ्लूइड के अंदर सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन, ध्यान कीजिए ये स्क्वायर ब्रैकेट किसका सिंबल है, कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ी तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, और बॉडी फ्लूइड का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा तो बॉडी फ्लूइड की नेचर क्या होगी, हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, एंड दैट रिजल्ट इन द रप्चरिंग ऑफ सेल्स।
सेल रप्चर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज द रीजन फॉर कि उनको क्यों बोला जाता है। सिंपली एक आपको बताना है कि सॉल्ट की वजह से सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ड्यू टू विच ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेस और रप्चर पॉसिबल है। चलिए अब एक चीज और, देन विल शिफ्ट टू एक्सॉस्मोसिस। वो चीज क्या है, बड़े ध्यान से देखिए। 0.91% NaCl solution is isotonic with body fluids of humans। हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उसके साथ ये आइसोटोनिक हो जाएगा। आइसोटोनिक का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। तो अगर मैं इसको हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता हूँ तो हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, ठीक है ना, बॉडी के जो सेल्स हैं ना तो वो श्रिंक होंगे, ठीक है, और ना वो स्वेल होके बर्स्ट होंगे, या बर्स्टिंग तो बहुत लास्ट की स्टेज आती है, स्वेल होंगे, मीन्स अपनी नॉर्मल कंडीशन में रहेंगे। ड्यू टू विच जब भी कोई इंजेक्शन हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है उस इंजेक्शन को किसके साथ मिक्स करते हैं, 0.91% NaCl सॉल्यूशन, ताकि ये पूरा का पूरा मटेरियल जो है हमारी बॉडी फ्लूइड के इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करे और हमारे बॉडी के सेल्स में ना तो एंडोस्मोसिस हो, नहीं एक्सोस्मोसिस, ना तो वो श्रिंक हो और ना वो स्वेल हो। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया रिगार्डिंग एंडोस्मोसिस। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सोस्मोसिस के एग्जांपल के बारे में, उसमें ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं है। देखते हैं इसमें क्या है। इसमें फर्स्ट आता है फूड प्रिजर्वेशन। आई थिंक मोस्ट ऑफ द यही है इसमें मैक्सिमम। फूड प्रिजर्वेशन में क्या होता है, नॉर्मली जो आपकी वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन को ही मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। फूड प्रिजर्वेशन इन द कि आपको किसी प्लांट फूड को प्रिजर्व करना है या आपको किसी एनिमल फूड को प्रिजर्व करना है। तो यहाँ पहले मैं आपको प्लांट फूड का प्रिजर्वेशन बताता हूँ। प्लांट फूड में हम नॉर्मली, वैसे तरीके थोड़े बहुत सेम भी हैं बट थोड़ा स्पेसिफाई किया गया है। सपोज ये प्लांट फूड है तो इसके ऊपर हम शुगर, क्या चीज़ है ये, शुगर का स्प्रे करते हैं, ठीक है ना। अब उसका रीज़न क्या है ये देखिए, थोड़ा सा समझाऊंगा। जो ये हमारा फूड है इसके ऊपर होते हैं बैक्टीरिया, जो अभी आपको नजर नहीं आएंगे, क्या होते हैं, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया के ऊपर हमने किसका स्प्रे कर दिया, शुगर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब बैक्टीरिया की जो बॉडी है वो एक सॉल्यूशन की तरह है जिसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, ठीक है। और ये जो शुगर है इसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट है, इसमें सॉल्वेंट नहीं है। तो ज्यादा सॉल्वेंट किसके अंदर होगा, बैक्टीरिया के अंदर। तो बैक्टीरिया के अंदर से सॉल्वेंट बाहर आएगा, ड्यू टू विच आपका बैक्टीरिया, योर बैक्टीरिया इज किल्ड एंड फूड इज प्रिजर्व्ड। सेम काम जो शुगर ने किया एनिमल फूड जस्ट लाइक मीट, उसके अराउंड हम किसका स्प्रे कर देते हैं, सपोज दिस इज अ मीट और ये उसके ऊपर बैक्टीरिया वगैरह हो गए, हम उसके ऊपर सॉल्ट का स्प्रे करते हैं, ये सॉल्ट। तो फिर से वही कंडीशन, सॉल्ट बी है, बैक्टीरिया के अंदर A+B हो गया, ठीक है ना। अब ए अंदर ज्यादा हो गया, बाहर नहीं है, तो उनकी बॉडी से अंदर से सॉल्वेंट बाहर आएगा। प्रोसेस इज एक्सोस्मोसिस, ड्यू टू विच जो बैक्टीरिया है दे विल बी किल्ड। तो ये था प्रिजर्वेशन के रिगार्डिंग, दैट इज सेड टू बी द एक्सोस्मोसिस, जिसमें अंदर से लिक्विड क्या आता है, बाहर आता है। चलिए अब एक चीज और आपको मैं बताऊंगा कि जितनी भी आपके एप्लीकेशंस हैं वो दो ही टाइप की होती हैं, चाहे एंडोस्मोसिस हो चाहे एक्सोस्मोसिस हो। ध्यान आपको रखना है कैसे क्या है, कुछ फिनोमेना को थोड़ा अच्छी तरह पढ़िएगा सो दैट आपके डाउट्स ना हो। अब हम काम करते हैं न्यूमेरिकल्स में। तो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल हमारा है दैट इज, विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। ही सेज 200 centimeter cube of aqueous solution of protein contains 1.26 gram of protein. The osmotic pressure of such a solution is 2.7 into 10 की power minus 3 bar at 300 Kelvin. If R is 0.083 liter bar per Kelvin per mole, calculate मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यानी मोलर मास ऑफ प्रोटीन आपको कैलकुलेट करना है। तो बेटा ध्यान रखना, यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, तो कम फॉर्मूले हैं, तो बट बी क्लियर, थोड़ा ध्यान से करना है इसको। अब वही चीज़ है क्योंकि आप पहले काफ़ी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी करके आ चुके तो आपको दिक्कत आएगी नहीं। ये वॉल्यूम दे दी गई है सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है, 200 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाई 1000,
0.2 लीटर। एक चीज ध्यान रखनी है कि पूरे ऑस्मोटिक प्रेशर में आपको वॉल्यूम हमेशा लीटर में लेनी है, क्योंकि फॉर्मूले में 1000 कहीं पर भी नहीं है। बाकी मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है बेटा, WB 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन, ये ऑस्मोटिक प्रेशर, ये R। तो पाई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, WB अपॉन MB इंटू RT अपॉन V। तो पाई कितना गिवन है, दैट इज 2.7 इंटू 10 की पावर -3 बार। इसीलिए जो R की वैल्यू है बार की हमने यूज करी है। WB इज 1.26, MB कैलकुलेट करना है, R इज 0.083, टेम्परेचर बेटा 300 केल्विन, वॉल्यूम 0.2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो MB आएगा 1.26 0.083 इंटू 300 अपॉन 2.7 10 की पावर -3 इंटू 0.2। तो सॉल्व करने का वही तरीका है जो नॉर्मल है, पहले डेसिमल हटाओ, 100 लगाओ और छोटे से छोटी नंबर से डिवीजन शुरू करो। यू विल गेट 61039 ग्राम पर मोल इज योर मॉलिक्यूलर मास। अब ये जो मॉलिक्यूलर मास है बहुत ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, क्योंकि जो प्रोटीन है ये बेसिकली क्या है आपका मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल मींस दीज आर द बिग मॉलिक्यूल्स, अंडरस्टैंड नाउ। चलिए नाउ विल शिफ्ट टू द क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। व्हाट क्वेश्चन नंबर 2 सेज, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन obtained by mixing 100 ml of 3.4% urea, molecular mass 60 gram per mole, and 100 ml of 1.6% glucose, molecular mass, ग्लूकोज नहीं बेटा ये दैट इज केन शुगर, सॉरी केन शुगर, molecular mass 342 ग्राम पर मोल at 293 Kelvin, R is given to you 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। अब एक चीज ध्यान दीजिए, जो ऑस्मोटिक प्रेशर में निकालना है, इन दोनों को हमने मिक्स किया है, ठीक है, किसको, केन शुगर और यूरिया को, तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर ऐड करेंगे। और क्योंकि आपको आर की वैल्यू क्वेश्चन में पहले से ही बार में गिवन है, तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर आप निकालोगे सॉल्यूशन वो किस में आएगा बेटा, बार में आएगा, ये ध्यान रखना है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज ड्यू टू यू प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर इज ड्यू टू केन शुगर। अब यहाँ पे देखिए 3.4% का मतलब क्या है, 3.4 ग्राम ओके इन 100 ml, 1.6 ग्राम इन 100 ml, और ऑलरेडी ml को लीटर में कन्वर्ट जरूर करना है, ठीक है। तो इसकी लीटर कितनी बनेगी बेटा, 100 ml मींस 100 अपॉन 1000 कितना हो गया 0.1 लीटर, सेम हियर 100 अपॉन 1000 कम्स आउट टू बी 0.1 लीटर। अब वैल्यू पुटिंग है, फॉर्मूला आपको पता ही है, दोनों तरफ में क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, WB अपॉन MB RT बाई V यूरिया के लिए, प्लस WB अपॉन MB RT बाई V में किसके लगाऊंगा, केन शुगर के लिए। तो बेटा यूरिया में काम करते हैं, यूरिया में कितना परसेंट सॉल्यूट है, 3.4%, यानी कितना मास हुआ 3.4 अपॉन में मोलर मास 60, R व्हाट यू विल टेक 0.083, टेम्परेचर 293 अपॉन वॉल्यूम इज 0.1, ठीक है बेटा, प्लस अब सेम केन शुगर में WB कितना है 1.6 ग्राम, मोलर मास 342, R की वैल्यू 0.083, टेम्परेचर 293 अपॉन 0.1। अब इसमें आप जो चीज कॉमन ले सकते हो वो आपको पता है, 0.083, 293 और 0.1, तो हम कॉमन क्या लेंगे 0.083 मल्टीप्लाई 293 अपॉन 0.1, और ऐड क्या करोगे बेटा 3.4 अपॉन 60 प्लस 1.6 अपॉन 342। जब पूरा आप इसको कैलकुलेट कर लोगे यूजिंग होल कैलकुलेशंस, दिस कम्स आउट टू बी 7.4
46 बार। तो वही आया जो हमने बताया था, 2 थे तो दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड किया और फिर वो चीज़ें हमने कॉमन निकाली जैसा मैंने आपको स्पेशल केस में समझाया था। चलिए नाउ विल गो टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 says 36 ग्राम ग्लूकोज dissolved in 1 liter solution having the osmotic pressure 4.98 bar at 300 Kelvin. If osmotic pressure of solution is 1.76 bar at same temperature, what would be its concentration? कंसंट्रेशन निकालनी है। चलिए सॉल्यूशन क्या होगा, बड़े ध्यान से देखना। देखो सेम डेटा 2 बार है तो 2 बार आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी और उनको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको मैं फर्स्ट मान के चलता हूँ बेटा और इसको मैं क्या मान के चलता हूँ, सेकंड। यहाँ क्योंकि सॉल्यूट का मास गिवन है तो पाई 1 में क्या लिखूंगा, WB अपॉन MB RT अपॉन V। क्या बनेगा ये 36 ग्राम है बेटा। चलिए गुड। अपॉन मोलर मास ऑफ ग्लूकोज हमें पता है 180 होता है। R इज, अब देखिए कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि डिवाइड करेंगे तो कट होगा, तो मैं R ही लिख लेता हूँ। टेम्परेचर को मैं T लिख लेता हूँ। वॉल्यूम कितनी दे रखी है, 1 लीटर। ओके, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। सेकंड में क्योंकि कंसंट्रेशन पूछी गई है तो पाई 2 में क्या लिखूंगा, CRT। फर्क पता चल गया ना, वहां क्या लिखा CRT, तो कंसंट्रेशन। तो सिंपल ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 2। आगे इन दोनों को डिवाइड करना है तो आई विल डिवाइड पाई 1 अपॉन पाई 2 इज इक्वल टू, ये क्या बना बेटा 36 अपॉन 180 RT और पाई 2 क्या बन जाएगा बेटा CRT। RT से RT कैंसिल। पाई 1 की वैल्यू क्या है बेटा आपके ऊपर देखिए 4.98, पाई 2 की वैल्यू क्या है 1.76, 36 अपॉन 180 इंटू C। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो C कितना आएगा, देखिए दिस विल बी 36 इंटू 1.76 अपॉन 4.98 into 180 and on solving this concentration comes out to be 0.071 मोल पर लीटर। तो मेरा कहने का मतलब वही था कि नॉर्मली जो काम करते हैं वो कीजिए, 2 डेटा है तो 2 इक्वेशन बनाइए और उनको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ना। क्वेश्चन नंबर 4 says a solution of organic compound, एक सॉल्यूशन है हमारे पास किसका, OC ऑर्गेनिक कंपाउंड का, प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 6.8 ग्राम इन 100 ग्राम वाटर। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब हम इस टॉपिक को डील करेंगे, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो 100 ग्राम वाटर में बी इक्वल टेकन एज इक्वल टू 100 ml वाटर एंड दैट यू कैन से 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के नियर अबाउट हम इसको लेकर चलते हैं। तो लीटर में कन्वर्ट करोगे तो अपॉन 1000 के बाद बेटा ये कितना बनेगा सॉल्यूशन आपका 0.1 लीटर। इस चीज को ध्यान रखना है, अप्रोक्सीमेशन है, कोई क्लियर कट वॉल्यूम गिवन नहीं है। करना क्या है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। हमें ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है इस सॉल्यूशन का एट 298 केल्विन व्हेन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज, बॉइलिंग पॉइंट इज 100.11 डिग्री सेल्सियस। Kb फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन पर मोल, ये भी बिल्कुल ठीक है। और R की वैल्यू जो दी गई है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। इसका क्या मतलब है, देखिए R की वैल्यू 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर वाली दी गई है, इट मींस जो ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा वो किस में आएगा, एटमॉस्फेयर में। तो पहले हम सॉल्यूशन में काम करेंगे कि हमें कैलकुलेट क्या करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहले बेटा इसका फॉर्मूला लिखेंगे, पाई इज इक्वल टू, क्योंकि मास वगैरह दे रखा है तो WB अपॉन MB RT अपॉन V। तो WB कितना हो गया 6.8, MB पता नहीं भाई, R क्या हो गया आप 0.082, टेम्परेचर कितना है 298, वॉल्यूम कितनी बेटा अभी हमने कहा था 0.1। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे आगे कहीं रुक जाता है क्योंकि मेरे को मोलर मास नहीं गिवन है, तो मैं क्या करूँगा, ढूंढूंगा अभी सॉल्यूशन में क्या देना है कि इससे मोलर मास आ सके।
तो मेरे को नजर क्या है, मेरे को बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन दे रखा है, तो कहीं ना कहीं मैं डेल्टा टीबी से अब मोलर मास निकालूंगा। टेम्परेचर का मतलब क्या है कि कौन सी प्रॉपर्टी इंक्लूड होगी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होता है, के बी इंटू, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, यहाँ बाद में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हमें। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू। अब डेल्टा टीबी क्या होगा, देखिए सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100.11 है और वाटर का कितना होता है 100, तो डेल्टा टीबी कितना आएगा यहाँ से, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टी एस माइनस टी नॉट ए। तो 100.11 में से 100 को माइनस करोगे तो 0.11 डिग्री सेल्सियस आ गया। बिल्कुल सिंपल था, कोई इशू नहीं। और इन चीज़ों को थोड़ा फिंगर टिप्स भी कैलकुलेट करना सीखो। तो डेल्टा टीबी 0.11 इक्वल्स टू के बी गिवन है 0.52, डब्ल्यू बी वही 6.8, एम बी निकालेंगे 1000, सॉल्वेंट का मास कितना 100 ग्राम वाटर। तो यहाँ से आप एम बी निकाल सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, दिस विल बी 0.52 इंटू 6.8 इंटू 1000 अपॉन में 0.11 इंटू 100, फिर वही नॉर्मल मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे एवरीथिंग, दिस कम्स आउट टू बी 321.45 मोल, सॉरी मोलर मास है ना, तो दैट विल बी ग्राम पर मोल। अब इस वैल्यू को डायरेक्टली आपको यहाँ पुट करना है, तो व्हाट यू विल गेट 6.8 अपॉन में 321.45 मल्टीप्लाई 0.082 इंटू 298 अपॉन 0.1, और जो ऑस्मोटिक प्रेशर आपका आएगा दैट कम्स आउट टू बी 5.17। यूनिट क्या लगाएंगे, आर्क एटमॉस्फेयर में है, तो ये भी किस में आएगा, एटमॉस्फेयर में। सो दिस इज द क्वेश्चन बिटवीन द टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हमने दो अलग अलग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को यूज किया, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 5। आप एक टाइप का न्यूमेरिकल दोबारा नहीं देखोगे, मैं नॉर्मली क्या करता हूँ अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स कराता हूँ ताकि बच्चों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। नंबर 5 says at 10 degree Celsius the osmotic pressure of urea solution is 500 ml. This solution is diluted. You know diluted volume increase कर दी, and temperature is raised to 25 degree Celsius, and osmotic pressure of this urea solution is now noticed to be 105.3 mm. Determine the extent of dilution. Extent of dilution का मतलब कितना डाइल्यूट हुआ, 2 times 3 times, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है V2 अपॉन V1, ठीक है बेटा। अब ये 10 डिग्री टेम्परेचर है तो इसमें प्लस 273 ऐड करो, ये कितना हो जाएगा 283 केल्विन, और 25 में अगर आप 273 ऐड करते हो तो ये हो जाएगा 298 केल्विन। फिर से वही बात, सेम डाटा दो बार दे रखा है, कितनी बार, 2 बार सेम डाटा गिवन है, तो 2 इक्वेशन बनेंगी, फिर डिवाइड करेंगे, जो चीज़ हमें चाहिए वो ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएगी। तो देखिए इसको आप फर्स्ट मान के चले, इसको आप सेकंड। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फर्स्ट, अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स तो दे नहीं रखे, एन आर, टेम्परेचर कितना है 283, ओके क्लियर हो गया अच्छी तरह से। और बेटा वॉल्यूम भी नहीं दे रखी, तो हम मान के चले कि इसको डायरेक्टली आप क्या मान के चलोगे, हम कंसंट्रेशन ही ले लेते हैं, फिर Cr 283 पाई 1 हो गया ये आपका, वॉल्यूम वगैरह कुछ नहीं दे रखा है। पाई 2 क्या हो जाएगा, उसमें भी कंसंट्रेशन कुछ नहीं है तो सी मान के चलेंगे, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग भी उसमें कोई फर्क है नहीं, ठीक है। आर एज इट इज, टेम्परेचर का वेरिएशन हो गया, टेम्परेचर कितना हो गया 298, इक्वेशन नंबर 2। अब इनको डिवाइड कर दो, हम यही डिवाइड कर देते हैं, अलग से लिख लेते हैं, पाई 1 अपॉन पाई 2 इज इक्वल टू Cr 283 अपॉन Cr 298, कैंसिल हो गया बेटा, कितना बचा 283 अपॉन 298। अंडरस्टैंड नाउ। अब क्या करना है आपको, एक चीज जो यहाँ पे रह गई है, देखो ध्यान से, ये V2/V1 कैसे निकलेगा। अब फिर से हमें दोबारा जाना पड़ेगा, क्या हमने जो ये कंसंट्रेशन किया ये ठीक था, उस टाइम पे सोचना चाहिए था हमें कि कंसंट्रेशन अगर हम कर लेते तो एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो इसको थोड़ा ध्यान करना है हमें। अभी हम इस कंसंट्रेशन की बजाय क्या पुट करेंगे, देखिए बड़े इंपॉर्टेंट,
कंसंट्रेशन की बजाय क्या पुट करेंगे, इसके मोल्स फर्स्ट के मोल्स NB और वॉल्यूम क्या लोगे V1, और पाई 2 में इसके मोल्स वॉल्यूम क्या लोगे V2। जब बेटा डिवाइड करोगे तो फिर से वही NB अपॉन में V1 आएगा, और इसके केस में क्या आएगा, व्हाट यू विल डू, यहां पर NB और ऊपर क्या चला जाएगा V2। अंडरस्टैंड आप, ठीक है। तो अब ये NB से NB कट गया, R से R कट गया, क्या बचा अभी आपका 283 इंटू V2 अपॉन 298 इंटू V1 पाई 1 अपॉन पाई 2। अब देखिए क्या होता है, ये सारा हमने क्यों किया, हमने पहले कंसंट्रेशन को लिया, ठीक है। नॉर्मली क्या था, कुछ नहीं करेगा, हमने कंसंट्रेशन पुट किया, फिर हमने देखा भाई हमें निकालना क्या है, एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन, यानी V2 V1 की जरूरत पड़ने वाली है, तो हमने कंसंट्रेशन की जगह क्या रखा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन V1। अंडरस्टैंड, क्लियर। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन V2 सब कट आ गया। अब पाई 1 कितना दे रखा है क्वेश्चन में, देखो 500 mm, पाई 2 कितना है 105.3 mm, 283 इंटू V2 298 इंटू V1। अब हमें निकालना क्या है, V2 अपॉन V1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई पे क्या मिलेगा आपको 10.53 इंटू V2 मल्टीप्लाई 283 इक्वल्स टू 500 इंटू 298 इंटू V1। अब V1 को यहाँ ले आओ तो V2 बाई V1 हो जाएगा, और ये उधर चला जाएगा, तो 500 इंटू 298 अपॉन में क्या जाएगा बेटा 283 इंटू 105.3। जब आप इसको पूरी तरह से सॉल्व करोगे, कंप्लीट आप इसको सॉल्व करोगे, देन यू विल गेट 5/1, यानी कितने टाइम्स डाइल्यूशन हुआ, द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड 5 टाइम्स। थोड़ा यहाँ पे ध्यान करना है, ठीक है ना। शुरू में हमने कंसंट्रेशन रख दी, कोई बात नहीं, फिर हमने देखा कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना था एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन, तो हमने कंसंट्रेशन जो क्या रखा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन V1, सेकंड में नंबर ऑफ मोल्स अपॉन V2, ड्यूरिंग डिवीजन NB से NB कट गया, R से R कट गया, ठीक है, गॉट इट। और V2 बाई V1 आ गया। टेम्परेचर क्यों नहीं कटा, क्योंकि दोनों में टेम्परेचर आपका डिफरेंट है, ठीक है। चलिए नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर, क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 is a solution containing 10.2 gram of glycerin per liter found to be isotonic with 2% glucose. Molar mass of glucose is 180 gram per mole. Calculate molar mass of glycerin. Before I solve मैं थोड़ा बता दूं, 2% ग्लूकोज का मतलब क्या होगा बेटा, 2 ग्राम ग्लूकोज हो गया आपका, क्लियर। किसमें 100 ग्राम सॉल्यूशन, जिसको क्या लेके चलोगे 100 ml सॉल्यूशन, और फिर अगर आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो कितना हो गया 0.1 लीटर। अब इसमें एक सबसे मेन कंडीशन क्या आती है हमारे पास, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लिसरीन है वो किसके बराबर हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज के बराबर। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लिसरीन इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज। तो इक्वल पुट करके जो भी डाटा निकालना चाहे निकाल लेंगे। पहले ग्लिसरीन में देखो 10.2 ग्राम है, तो फॉर्मूला क्या यूज करूंगा, WB अपॉन NB इंटू RT अपॉन V, और यहाँ पर भी मास वगैरह गिवन है, तो सेम WB अपॉन NB RT अपॉन V। ये डाटा ग्लूकोज के लिए, ग्लिसरीन के लिए। तो ग्लिसरीन का मास कितना है 10.2, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। R क्योंकि नॉर्मली इक्वल पुट करोगे कट जाएगा, टेम्परेचर भी कटेगा, तो उसको RT एज इट इज रहने दो। यहाँ वॉल्यूम 1 लीटर है, यहाँ पे WB देखो ग्लूकोज का कितना है 2, मोलर मास 180, RT एज इट इज, वॉल्यूम इज 0.1, RT से RT कैंसिल कर दो, तो व्हाट यू विल गेट नाउ, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो MB इज इक्वल टू 180, ये क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा ना बेटा, इनटू 10.2 into 0.1 upon 2, and your molar mass comes out to be 91.8
ग्राम पर वोल्ट। तो इस क्वेश्चन में मेन क्या खास बात थी, इस क्वेश्चन में आइसोटोनिक था, तो हमने दोनों को क्या किया, इक्वल पुट किया। तो बेटा ये पूरा टॉपिक हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर का, जिसमें हमने थ्योरी, मैथमेटिकल, फिर हमने कुछ स्पेशल केसेस किए, फिर ऑस्मोसिस की करी, एंड वी हैव डन द 6 डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर।